नमस्कार दोस्तों। आज हमारी पेपर सोल्व की क्लास रहेगी। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं पेपर सोल्व में जो हमारी क्लास है, जो पीछे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आया है कि हीरा कहाँ पर होता है। देखो, एक पेपर में आया है कि हीरा हीरा कहाँ पर होता है, तो ये चीज याद रखियो। एक हीरा कहाँ पर होता है, तो सबसे पहले हीरा है वो मध्य प्रदेश में। हीरा है वो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है, और खान है पन्ना की खान हीरा होता है। ठीक है, अगर बात करें कोहिनूर का हीरा, जो ये कोहिनूर हीरा है ये कौन सी खान से मिला है, तो ये याद रखियो गोलकुंडा की खान है। एक गोलकुंडा की खान से मिला है। ठीक है, गोलकुंडा की खान ये कहाँ पर है। गोलकुंडा की खान ये पहले जो थी आंध्र प्रदेश में, और अब एट प्रेजेंट है ये तेलंगाना में। ठीक है, कहाँ पर रहेगी एट प्रेजेंट गोलकुंडा की खान, कहाँ पर रहेगी, तेलंगाना में रहेगी। ठीक है, एक चीज याद रखियो कि हीरा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर रहेगा, तो याद रखना कि ये रहेगा सूरत गुजरात में। ठीक है, एक चीज पूछी जाए आपको कि सोना कहाँ पर ज्यादा होता है, तो याद रखियो कर्नाटक में। ठीक है, और एक बात करें कॉफी की बात करें तो वो भी कहाँ पर ज्यादा होती है, कर्नाटक में होती है। ठीक है, एक याद रखियो कि कच्चा तेल कहाँ पर ज्यादा होता है, तो राजस्थान। ठीक है, ये चीज याद रख लियो। एक बात करें मैग्नीज की, तो याद रखियो छत्तीसगढ़ में। ठीक है, मैग्नीज ज्यादा कहां पर होता है, छत्तीसगढ़ में होता है। ठीक है, ये चीज याद रख लियो। मैग्नीज ज्यादा मध्य प्रदेश में होता है जी, ये गलती हो गई। मैग्नीज है ये मध्य प्रदेश में। ठीक है, मैग्नीज है ये मध्य प्रदेश में ज्यादा होता है। ठीक है, ये चीज याद रख लियो। और एक बात करें अनुसंधान केंद्र की बात कर रहे हैं, तो एक छोटी सी हीरा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, ये सूरत गुजरात में रहेगा हीरा अनुसंधान केंद्र। और एक है मलेरिया अनुसंधान केंद्र, और एक है रोड अनुसंधान केंद्र। ये दोनों कहाँ पर रहेंगे, दिल्ली में रहेंगे। ठीक है, एक याद रखियो कि आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर रहेगा, शिमला में रहेगा। ठीक है, एक याद रखियो कि वन अनुसंधान केंद्र, ये वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर रहेगा, देहरादून। वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर रहेगा, देहरादून में रहेगा। ठीक है, तो ये चीज याद रख लियो। उसके बाद देखो, एक पेपर में पूछा जाता है कि कोयला, ये छत्तीसगढ़ की बात है तो ये कोयला ज्यादा होता है, ये होता है ज्यादा छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में ज्यादा क्या होता है, कोयला होता है। ठीक है, और ये अनुसंधान केंद्र की बात हो गई। अगर बात करें वन अनुसंधान केंद्र है ना, ये कहाँ पर रहेगा, देहरादून में रहेगा। और बात करें कि सबसे ज्यादा वन कहाँ पर रहेंगे, तो आप बताओ सबसे ज्यादा वन कहाँ पर रहेंगे, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन रहेंगे। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन रहेंगे। बात करें प्रतिशत में वन क्षेत्रफल में है, ये क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा वन कौन से राज्य में रहेंगे, तो मध्य प्रदेश में, याद रख लियो। ठीक है, और प्रतिशत में सबसे ज्यादा कौन से में रहेंगे, मिजोरम। ठीक है, मिजोरम में रहेंगे। एक चीज और याद रखियो कि हरियाणा की बात करेंगे, हरियाणा में बात करें कि वन नीति कब आई थी, 2006 में आई थी। हरियाणा में वन नीति कब आई थी, 2006 में आई थी। और इसमें आई तो राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार प्रदेश के कुल भूभाग में 20% भाग में वन होने चाहिए। ठीक है, कुल भूभाग के 20% भाग पर वन होने चाहिए। और वैसे थे कितने, जब 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा अलग राज्य बना, उस समय 3.9% भाग पर वन थे, 3.9% भाग पर वन थे। और बात करें वर्तमान में अब कितने भाग परसेंट पे वन है, 6.8% भाग पर वन है वर्तमान में। ठीक है, और हरियाणा सरकार ने 10% का लक्ष्य दिया है। हरियाणा सरकार ने कितने का लक्ष्य दिया है, 10% का लक्ष्य दिया है कि 10% भाग पर वन होने चाहिए। और जो राष्ट्रीय वन नीति है उसके अनुसार 20% भाग पर वन होने चाहिए। ठीक है, तो ये चीज याद रखियो। सबसे ज्यादा अगर बात करें हरियाणा में वन सबसे ज्यादा कहां पर है, तो ये याद रखियो पंचकुला में। क्षेत्रफल में भी और प्रतिशत में सबसे ज्यादा वन कौन से जिले में रहेंगे, वो पंचकुला में रहेंगे। ठीक है, अगर कम की बात करें सबसे कम वन कौन से में रहेंगे, तो ये याद रख लियो फतेहाबाद में। ठीक है, फतेहाबाद में और पानीपत में।
सबसे कम वन रहेंगे। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी हो। उसके बाद देखो एक चीज याद रखियो कि ठीक है, तो ये चीज याद रखियो। एक मैग्नीज की बता दी, मैग्नीज कहाँ पर ज्यादा होता है, तो ये याद रखियो मध्य प्रदेश में ज्यादा होता है मैग्नीज। ठीक है, और बात करें मध्य प्रदेश को, है ना, मध्य प्रदेश को एक तो कहते हैं सोया स्टेट, सोया स्टेट। ठीक है, मध्य प्रदेश को क्या कहते हैं, सोया स्टेट कहते हैं। एक भारत का इथोपिया भी कहते हैं। एक ये चीज और याद रख लियो कि भारत का इथोपिया, इथोपिया, भारत का इथोपिया किसे कहते हैं, मध्य प्रदेश को कहते हैं, मध्य प्रदेश को। सबसे ज्यादा वन रहेंगे मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये चीज याद रख लियो। एक मध्य प्रदेश है ना, ये मैग्नीज ज्यादा रहेगा मध्य प्रदेश में। ठीक है, और जो हीरा है वो ज्यादा कहाँ पर रहेगा, मध्य प्रदेश में रहेगा, पन्ना की खान में। और कोहिनूर हीरा कहाँ पर रहेगा, गोलकुंडा की खान, जो पहले आंध्र प्रदेश में थी, वर्तमान में एट प्रेजेंट तेलंगाना में रहेगी। ठीक है, हीरा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर रहेगा, सूरत गुजरात में रहेगा। ये चीज भी याद रख लियो। ठीक है, उसके बाद देखो उसके बाद देखो एक क्वेश्चन आया है कि सफेद सोना। देखो सफेद सोना किसे कहते हैं, एक चीज याद रखो कि सफेद सोना, सफेद सोना फसल की बात है। सफेद सोना, सफेद सोना किसे कहते हैं, कपास को। कपास ज्यादा कहां पर है, गुजरात में। ठीक है, हरियाणा की बात करें, हरियाणा में ज्यादा कपास कहां पर है, सिरसा में है। और बात करें कॉटन सिटी किसे कहते हैं, पलवल को, ये याद रखना। ठीक है, और सबसे बड़ी जो कॉटन की जो कपास मंडी लगती है, कपास मंडी, वो कहां पर लगती है, रोहतक में लगती है। ठीक है, और एक चीज ये याद रखियो, सबसे पहली बात कारखाना खोला गया था वो 1953 में खोला गया था। ये चीज याद रखियो, कहां पर खोला गया था, फतेहाबाद। यह चीज भी याद रखिए। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। पहली जो कॉटन मिल खुली थी वो 1953 में कहां पर खोली गई थी, फतेहाबाद में खोली गई थी। सफेद सोना किसे कहते हैं, कपास को कहते हैं। अगर बात करें कपास को नुकसान कौन से देते हैं, वो याद रखिए, महीने देते हैं, दिसंबर जनवरी, ये है, ये महीने इसे नुकसान देते हैं। ठीक है, नुकसान पहुंचाते हैं। हरियाणा में ज्यादा कहां पर होता है कपास, वो सिरसा में ज्यादा होता है। दो प्रकार के कपास होते हैं, एक अमेरिकन, एक देसी। तो जो सिरसा है वो देसी कपास के लिए प्रसिद्ध रहेगा, और कॉटन सिटी पलवल है ये अमेरिकन है ना, अमेरिकन कपास उसके लिए ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो पलवल को कॉटन सिटी कहते हैं। हरियाणा में ज्यादा कपास कहां पर रहेगा, सिरसा में रहेगा। कपास मंडी कहां पर लगती है, रोहतक में लगती है। और सबसे पहले जो कपास है ना, कपास उद्योग या कपास कारखाना, वो कहां पर 1953 में, कई किताबें 1963 भी दिखाती हैं, 1953 में ही कहां पर रहेगा, फतेहाबाद में रहेगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी हो कपास की। उसके बाद देखो एक बार पेपर में पूछा गया है कि अरावली की जो पर्वत है ना, अरावली, अरावली जो पर्वत श्रृंखला है वो कहां पर खत्म होती है, उसके जो पर्वत जो है वो श्रेणी वो कहां पर खत्म होती है। तो देखो अरावली पर्वत है ना, वो एक तो गुजरात में, ठीक है, गुजरात में रहेगी। एक दिल्ली याद रख लियो, एक हरियाणा और एक राजस्थान। ठीक है, ये रहेंगे। यहाँ पर रहेंगे अरावली पर्वत श्रेणी जो है ना, जो अरावली पर्वत है वो गुजरात में रहेंगे, दिल्ली में, हरियाणा में, राजस्थान में। अगर बात करें अरावली की सबसे ऊंची चोटी की, ऊंची चोटी कौन सी रहेगी, तो ये याद रखियो कि गुरु शिखर रहेगी। कौन सी रहेगी, गुरु शिखर। ये गुरु शिखर कहां पर रहेगा, माउंट आबू, माउंट आबू। ठीक है, माउंट आबू में रहेगा गुरु शिखर। ठीक है, तो गुरु शिखर की अगर बात करें कि इसकी ऊंचाई कितनी रहेगी, तो 1727 मीटर की इसकी ऊंचाई रहेगी। ठीक है, 1727 मीटर की इसकी ऊंचाई रहेगी। पूरे भारत में अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, माउंट आबू में। एक बात करें दिलवाड़ा जैन मंदिर, दिलवाड़ा जैन मंदिर ये कहां पर रहेगा, दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू में रहेगा, दिलवाड़ा जैन मंदिर। गुरु शिखर है, 1727 मीटर की इसकी ऊंचाई रहेगी। और ये याद रखियो कहां पर रहेगा गुरु शिखर, ये राजस्थान, ठीक है, राजस्थान में रहेगी। अगर बात करें हरियाणा में सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो याद रखियो कि नारनौल, कुलताजपुर, कुलताजपुर में रहेगी डोसी की पहाड़ी,
ठीक है, डोरसे की पहाड़ी। इसकी अगर बात करें तो 652 मीटर ऊंची इसकी ऊंचाई रहेगी। ठीक है, 652 मीटर ऊंची इसकी ऊंचाई रहेगी। ठीक है, तो ये अरावली पर्वत की भी बात हो गई कि ये कहाँ पर है। जो अरावली पर्वत है इसके बारे में पूछ रखा कि पर्वत श्रेणी है वो कहाँ पर समाप्त होती है। तो ये बात है कि सबसे पुरानी रहेगी अरावली और सबसे नई रहेगी वो रहेगी शिवालिक। बात करें नई की, बात करें नया कौन सा पर्वत रहेगा तो शिवालिक। ठीक है, ये चीज याद रखियो। प्राचीन सबसे प्राचीन रहेगी, ये कहाँ पर समाप्त होती है तो ये याद रख लियो, ये गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान में रहेगी अरावली फैली हुई है। ठीक है, तो ये चीज याद रख लियो। उसके बाद देखो एक पेपर में पूछ रखा है कि कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। एक पूछ रखा है कैगा ऊर्जा परमाणु ऊर्जा कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ठीक है, कैगा ऊर्जा परमाणु संयंत्र है ये कहाँ पर रहेगा तो ये याद रखना कर्नाटक में रहेगा। कहाँ पर रहेगा? कर्नाटक में रहेगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2000 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अगर बात करें इसकी क्षमता कितनी रहेगी तो ये याद रखिए 880 रहेगी इसकी क्षमता, मेगावाट की क्षमता रहेगी। और ये भी याद रखिए कि 220 की कितनी प्लेट रहेंगी? 4 प्लेट रहेंगी। कैगा ऊर्जा परमाणु संयंत्र है ये कहाँ पर रहेगा? कर्नाटक में रहेगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2000 में हुई थी। इसकी क्षमता की बात करें तो 880 मेगावाट की क्षमता रहेगी और ये 220 की 4 प्लेट रहेंगी। ठीक है, तो ये चीज याद रखिए। उसके बाद देखो एक और है कि नरोरा ये कहाँ पर रहेगा? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, एक है काकरपारा ये कहाँ पर रहेगा? गुजरात में। ठीक है, एक है तारा, एक है ये, एक तो हरियाणा की, देखो हरियाणा में वो बात कर लियो, एक हरियाणा में। और यहाँ पर एक याद रखियो कि नरोरा हो गया, एक काकरपारा हो गया। ठीक है, और एक याद रखियो कि तारापुर ये तारापुर है ये कहाँ पर रहेगा? महाराष्ट्र में रहेगा। ठीक है, ये जो ऊर्जा परमाणु संयंत्र है ये तारापुर है ये कहाँ पर रहेगा? महाराष्ट्र में रहेगा। एक है कलपक्कम। ठीक है, एक रहेगा कलपक्कम है ये रहेगा तमिलनाडु में। ठीक है, कलपक्कम कहाँ पर रहेगा? तमिलनाडु में रहेगा। एक है रावत भाटा तो ये याद रखना कि रावत भाटा है ये कहाँ पर रहेगा? राजस्थान में रहेगा। ऊर्जा परमाणु संयंत्र। ठीक है, परमाणु संयंत्र की याद रख लियो कि रावत भाटा कहाँ पर रहेगा? राजस्थान में रहेगा। एक याद रखियो चुटका, एक है चुटका जो मध्य प्रदेश में रहेगा, MP। ठीक है, ये याद रख लियो। नरोरा है वो यूपी में रहेगा, काकरपारा है ये गुजरात में रहेगा, तारापुर है ये महाराष्ट्र में, और कलपक्कम है ये तमिलनाडु में, रावत भाटा राजस्थान में, चुटका है वो मध्य प्रदेश में, और कैगा है वो कहाँ पर रहेगा? कर्नाटक में रहेगा। ठीक है, तो ये चीज याद रख लियो। ठीक है, उसके बाद देखो एक पेपर में पूछा गया है कि आधुनिक ओलंपिक खेल, एक आधुनिक ओलंपिक खेल की ओर याद रख लियो कि आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? तो बताओ आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? 1896 में हुई थी। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? 1896 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? एथेंस में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? एथेंस में हुई थी। ठीक है, ये चीज याद रख लियो। और भारत ने कब हिस्सा लिया था? 1920 में भारत ने भाग लिया था। ठीक है, भारत ने भाग लिया था। और अब की बार की बात करें तो देखो 2020 के ओलंपिक बोले जाते हैं लेकिन हुए वो 2021 में थे। 2020 के ओलंपिक बोले जाते हैं लेकिन हुए कब थे? 2021 में हुए थे। और कहाँ पर हुए थे? टोक्यो, जापान। ठीक है, टोक्यो जापान में हुए थे। और भारत की अगर पोजीशन की बात करें तो 48वीं पोजीशन रहेगी। और ठीक है, और कितने मेडल जीते तो ये भी याद रखियो, 1 2 4 टोटल 7 मेडल जीते, जिसमें 1 गोल्ड 2 सिल्वर 4 ब्रॉन्ज ये मेडल जीते थे। ठीक है, तो ये याद रख लियो। अगर बात करें ओलंपिक में इनकी राशि क्या दी जाती है तो याद रखियो 6 करोड़ 4 करोड़ और 2 करोड़ ये राशि की याद रख लियो। ठीक है, ये राशि दी जाती है। टोटल 7 मेडल जीते थे। अगर बात करें हरियाणा ने 3 मेडल जीते थे।
एक तो जीता था सबसे पहले, जो गोल्ड जीता था वो नीरज चोपड़ा ने, नीरज चोपड़ा, ठीक है, वो हरियाणा में पानीपत से, ठीक है। और एक जीता था सिल्वर, जो दूसरे नंबर का वो रवि दहिया, जो कहाँ से रहेंगे, सोनीपत। एक याद रखियो जो ब्रोंज जीता था वो बजरंग पुनिया, बजरंग पुनिया, ये खुंदन गांव से, ये खुंदन गांव झज्जर, ठीक है। तो ये 3 मेडल जीते थे वो हरियाणा से, ये याद रखिए, ठीक है, टोक्यो ओलंपिक में, तो ये याद रख लियो। उसके बाद है ना, एक बात करें 2024 के जो ओलंपिक होंगे वो कहाँ पर होंगे, वो पेरिस में होंगे, ये चीज याद रख लियो, ठीक है। और 2028 के होंगे वे लॉस एंजेलिस में होंगे, ठीक है। तो ये याद रख लियो 2028 के कहाँ पर होंगे, लॉस एंजेलिस में, तो ये चीज और याद रख लियो, ठीक है। उसके बाद देखो एक, देखो एक पेपर में आया है कि देखो एक क्वेश्चन आया कि स्वराज पार्टी का गठन, स्वराज पार्टी का गठन ये कब हुआ था? स्वराज पार्टी का गठन हुआ था 1923 में। कहां पर हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था, ठीक है। इसकी बात करें अध्यक्ष कौन रहेंगे, तो याद रखियो चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास है वो अध्यक्ष रहेंगे। और बात करें इसके जो चित्तरंजन दास तो अध्यक्ष रहेंगे, और सचिव कौन रहेंगे? मोतीलाल नेहरू, ठीक है। ये चीज और याद रख लियो कि सचिव कौन रहेंगे? मोतीलाल नेहरू, जो सचिव रहेंगे वो रहेंगे मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? 1923 में हुआ था, ठीक है। और इलाहाबाद में हुआ था, और अध्यक्ष कौन रहेंगे? चित्तरंजन दास रहेंगे, सचिव कौन रहेंगे? मोतीलाल नेहरू रहेंगे, ठीक है। एक चीज और याद रख लियो कि 1922 में एक हुई थी चोरा चोरी, चोरा चोरी, ठीक है। और 1920 में असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन। तो ये चीज याद रखियो कि 5 फरवरी को चोरा चोरी की घटना हुई थी, ठीक है। तो ये चीज याद रखियो 1922 में हुई थी। और ये कहाँ से हुई थी? तो गोरखपुर, याद रख लियो गोरखपुर। गोरखपुर कहाँ पर है? यूपी में है, ये चीज और याद रख लियो, ठीक है। गोरखपुर यूपी से हुई थी। और ये चीज है इसमें कि यहाँ पर है ना, जब नाम ये जो चोरा चोरी नामक स्थान था उसमें असहयोग आंदोलनकारी थे, उन्होंने क्रोध में आकर और एक थाने को आग लगा देते हैं। और इसमें 21 तो वो सिपाही मर जाते हैं और एक थानेदार मर जाता है, ठीक है। और इस घटना से दुखित होकर जो महात्मा गांधी है वो 11 फरवरी 1922 को जो असहयोग आंदोलन है वो स्थगित कर देते हैं, ठीक है। इसमें 21 तो सिपाही मर जाते हैं और एक थानेदार मर जाता है। तो इस बात से दुखी होकर जो महात्मा गांधी ने 11 फरवरी 1922 को ये जो असहयोग आंदोलन है ये स्थगित कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज याद रख लियो। तो स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? 1923 में हुआ था, ठीक है। एक तो चीज याद रखियो ये। उसके बाद देखो एक पेपर में पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया? देखो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ दिया? तो ये चीज याद रखियो, पहला धर्म चक्र परिवर्तन है ये दिया था सारनाथ में। इसका जो सारनाथ में दिया था ये धर्म चक्र परिवर्तन है, जो बौद्ध ग्रंथ में इसे कहते हैं उपदेश, ठीक है। पहला उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं इसे। तो इसे पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था, ठीक है। और बात करें सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे, तो ये याद रखियो कि श्रावस्ती जो सर्वाधिक उपदेश दिए थे वो कहाँ पर दिए थे? जो महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक जो उपदेश दिए थे वो श्रावस्ती में दिए थे, ठीक है। ये कौशल देश की राजधानी रहेगी, जो श्रावस्ती है ये कौशल देश की राजधानी रहेगी, ठीक है। महात्मा बुद्ध ने पहला अपना धर्म चक्र परिवर्तन है वो कहाँ दिया था?
सारनाथ में दिया था। और ये याद रखिए सर्वाधिक जो उपदेश है वो कहाँ पर दिए थे, जो श्रावस्ती में दिए थे, जो कौशल देश की राजधानी रहेगी। ठीक है, और बात करें वैसे महात्मा बुद्ध की बात करें तो ये चीज याद रख लियो कि सबसे पहले इनका अगर जन्म की बात करें तो 563 ईसा पूर्व कहाँ पर हुआ था। एक है कपिल वस्तु, कपिल वस्तु उसमें है लुम्बिनी, कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म हुआ था। और अगर बात करें इनके बचपन का नाम तो याद रखियो सिद्धार्थ, इनके बचपन का क्या नाम रहेगा, सिद्धार्थ रहेगा। ठीक है, उसके बाद याद रखियो इनके पिता का क्या नाम रहेगा, तो याद रखियो शुद्धोधन, शुद्धोधन। ठीक है, शुद्धोधन रहेगा। अगर इनकी माता की बात करें तो महामाया या माया देवी। और जो सिद्धार्थ है या महात्मा बुद्ध है, इनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी मृत्यु हो जाती है माया देवी की। और इनका पालन पोषण है वो इनकी सौतेली माँ या इनकी मौसी है, वो प्रजापति गौतमी, इन्होंने किया था। इनका पालन पोषण किसने किया था, प्रजापति गौतमी ने किया था। ठीक है, इनकी मौसी ने किया था, ये बात भी याद रखियो। अगर बात करें इनके विवाह की तो 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया था। और किसके साथ हुआ था, यशोधरा, याद रख लियो, यशोधरा के साथ हुआ था। ठीक है, इनकी पत्नी का क्या नाम हो गया, यशोधरा हो गया। ठीक है, अगर इनके पुत्र की बात करें तो इनके पुत्र का क्या नाम रहेगा, राहुल रहेगा। ठीक है, इनके पुत्र का क्या नाम रहेगा, राहुल रहेगा। ठीक है, और एक बात करें इनको खीर खिलाई थी तो ये बात और याद रखियो, इसने किसने खीर खिलाई थी, तो ये भी याद रख लो कि सुजाता ने, सुजाता। और कहाँ पर, उरुवेला, उरुवेला में, कहाँ पर खिलाई, उरुवेला में खिलाई। ठीक है, और एक चीज और याद रख लियो कि इनके घोड़े का क्या नाम रहेगा, तो कंथक इनके घोड़े का नाम रहेगा। ठीक है, और बात करें इनका जो एक है ना, जो एक तो घोड़ा हो गया, घोड़ा का क्या नाम रहेगा, कंथक रहेगा। और एक इनके सारथी का नाम पूछा जाता है, सारथी, सारथी का क्या नाम रहेगा, चिन्ह, सारथी का क्या नाम रहेगा, चिन्ह नाम रहेगा। ठीक है, और एक चीज और याद रखियो कि 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग दिया था। और गृह त्यागने को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण कहते हैं गृह त्यागने को। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग दिया था। और एक है आलार कलाम। ठीक है, आलार कलाम, ये आलार कलाम है, ये इनके गुरु होते हैं। ठीक है, आलार कलाम से इन्होंने सांख्य दर्शन सीखा, सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन सीखा और शून्य के बारे में जानकारी ली। ठीक, तो इनके गुरु कौन हो गए, आलार कलाम हो गए। ठीक है, तो ये चीज और याद रख लियो कि इनके गुरु का क्या नाम हो गया, आलार कलाम। ठीक है, गृह त्यागने के बाद सिद्धार्थ है वो वैशाली में, वैशाली है। ठीक है, वैशाली। उसके बाद देखो एक चीज और याद रखियो कि 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद, 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद और 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो ये चीज देखिए ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और वो बात करें तो वो है वैशाख पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा को, वैशाख पूर्णिमा को एक है निरंजना या फल्गु नदी, उसके किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे, पीपल है, पीपल के वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे इन्होंने इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ठीक है, ये चीज भी याद रखिए। 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा को एक निरंजना नदी या फल्गु नदी भी कह सकते हो, उसके पास में है पीपल का वृक्ष, वहां पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, एक चीज याद रखने की है ये। उसके बाद देखो एक बात करें, जो बुद्ध है ना, इनको लाइट ऑफ एशिया कहते हैं, LIGHT, लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया कहते हैं, या एशिया का ज्योतिपुंज, ज्योतिपुंज। ठीक है, एशिया का ज्योतिपुंज कहते हैं या लाइट ऑफ एशिया कहते हैं किसे, महात्मा बुद्ध को। ठीक है, ये चीज याद रखिए। यहाँ से तो महात्मा बुद्ध का जो पहला है जो धर्म चक्र परिवर्तन है वो कहाँ पर हुआ था, पहला उपदेश वो सारनाथ में हुआ था। ठीक है, और ज्यादातर जो उपदेश दिए हैं वो कहाँ दिए हैं, श्रावस्ती में दिए हैं। ठीक है, जो कौशल देश की राजधानी रहेगी श्रावस्ती। ठीक है, एक तो चीज याद रखिए, एक याद रखिए कि बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता थी। ठीक है, बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की, ठीक है, पुनर्जन्म की मान्यता रहेगी। इसमें
तो ये चीज याद रखने वाली है। एक याद रखियो कि इनकी मूर्ति है उनकी गंधार शैली में, एक याद रखियो गंधार शैली, इनकी मूर्तियों का निर्माण, ठीक है। तो ये याद रखियो इनकी मूर्तियों का निर्माण है वो कहाँ पर हुआ था, गंधार शैली से हुआ था इनकी मूर्तियों का निर्माण, ठीक है। एक चीज याद रखी हुई। और उसके बाद एक चीज और याद करने वाली है कि इनका बात करें महापरिनिर्वाण, बात करें मृत्यु की, मृत्यु को कहते हैं महापरिनिर्वाण, ठीक है। इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो ये याद रखियो 483 ईस्वी में इनकी कुशीनगर में हुई थी। इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, कुशीनगर में, ठीक है। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये याद रख लियो, महापरिनिर्वाण कहते हैं मृत्यु को, इनको महापरिनिर्वाण हुआ था वो 483 ईस्वी पूर्व हुआ था, कुशीनगर में हुआ था, ठीक है। एक चीज ये याद रख लियो। और यहाँ पर एक मैंने एक बौद्ध धर्म से अलग से क्लास करवा रखी है, उसमें कंप्लीट डिटेल करवा रखी है। और इसमें एक है ना 4 समितियां हुई हैं, वो भी याद कर लियो। और चौथी जो बौद्ध समिति हुई थी उसमें 2 भागों में बट गया था बौद्ध धर्म है जो, वो महायान और हीनयान 2 भागों में बट गया था, ठीक है। तो वो 4 बौद्ध समिति भी करवा रखी है और इससे भी और कंप्लीट डिटेल वाइज करवा रखा है। बौद्ध धर्म आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हो, ठीक है। तो उसमें देख लेना आप कंप्लीट डिटेल वाइज। तो ये याद रखना कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला जो धर्म जो चक्कर प्रवर्तन है वो कहाँ पर दिया था, सारनाथ में दिया था, ठीक है। उसके बाद देखो एक याद रखियो सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ पर हुआ था, सुभाष चंद्र बोस, इनका बात करें जन्म कहाँ पर हुआ था, कटक में हुआ था, कटक में। ये कहाँ पर है, उड़ीसा, ठीक है। कटक में उड़ीसा में हुआ था। तो ये चीज याद रखियो कि महात्मा जो सुभाष चंद्र बोस है इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, कटक उड़ीसा में हुआ था। और एक इनकी नारा का भी याद रखना, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो का नारा, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, ठीक है। और एक ये भी याद रखियो कि सुभाष चंद्र बोस की एक बुक है उसका नाम है इंडियन स्ट्रगल, ठीक है। तो ये भी याद रखियो कि इंडियन स्ट्रगल इनकी बुक का नाम है, इंडियन स्ट्रगल। एक अधिवेशन हुआ था जिसको कहते हैं त्रिपुरी, ठीक है, त्रिपुरी अधिवेशन, जो कब हुआ था, 1939 में हुआ था। कहां पर हुआ था, जबलपुर में, ठीक है, जबलपुर में हुआ था। तो एक इनका अधिवेशन भी याद रख लियो, अधिवेशन, ठीक है, अधिवेशन भी याद कर लियो। जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था 1939 में हुआ था, जबलपुर में हुआ था, जो मध्य प्रदेश में है। जबलपुर कहां पर रहेगा, मध्य प्रदेश में रहेगा, ठीक है, मध्य प्रदेश में रहेगा। मध्य प्रदेश को अभी मैंने आपको बताया है कि सोया स्टेट कहते हैं, ठीक है। एक याद रखियो भारत का इथोपिया, भारत का इथोपिया, भारत का इथोपिया भी कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज भी याद रख लियो। एक याद रखियो कि 1939 में एक पार्टी का गठन किया था जिसको क्या कहते हैं, ऑल इंडियन फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है। 1939 में एक पार्टी का गठन किया था जिसका क्या नाम है, ऑल इंडियन फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है। तो ये याद रखिए 1939 में एक जो पार्टी का भी गठन किया था जिसका क्या नाम था, ऑल इंडियन फॉरवर्ड ब्लॉक इनका नाम था, ठीक है। और एक त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था 1939 में जबलपुर में, मध्य प्रदेश में हुआ था, ठीक है। मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी कहते हैं, भारत का इथोपिया भी कहते हैं, ठीक है। और इंडियन स्ट्रगल है ये इनकी बुक का नाम रहेगा। दिल्ली चलो का नारा, ये लिख लो, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, कटक में हुआ था, उड़ीसा में, ठीक है। एक चीज याद रखनी है ये। उसके बाद देखो उसके बाद एक याद रखियो कि भारत का सर्वाधिक स्वप्राचीन धर्म ग्रंथ क्या होता है। दो स्वप्राचीन सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वो होता है वेद। वेद का संकलन किसने किया था, वेद व्यास जी ने किया था। वेद कितने हैं, 4 हैं। सबसे प्राचीन कौन सा है, ऋग्वेद है, ठीक है। तो सबसे प्राचीन कौन सा रहेगा, ऋग्वेद रहेगा, जिसमें 1028 सूक्त रहेंगे। 1028 क्या रहेंगे, सूक्त रहेंगे। 10 क्या रहेंगे, मंडल रहेंगे। जिसमें तीसरे मंडल है उसमें सूर्य देवता सावित्री को समर्पित जो गायत्री मंत्र का उल्लेख है, ठीक है। और 9वें मंडल में बात करें कि वनस्पति का देवता सोम का उल्लेख है,
ठीक है, तो ये याद रख लियो कि तीसरे मंडल में तो है ना गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र। और बात करें 9वें मंडल में वनस्पति का देवता है, वनस्पति का जो देवता सोम, उसका उल्लेख है। 10वें मंडल की बात करें तो पुरुष सूक्त है, ठीक है। इसमें 4 भागों में बटा है, जो ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, और ये याद रख लियो कि चार वर्गों में बटा हुआ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है, 4 वर्ग में बटा हुआ है, ये चीज याद रख लियो। उसके बाद एक है, देखो अगला है, पहला तो ऋग्वेद हो गया, अगला है यजुर्वेद। यजुर्वेद ये गद और पद दोनों में रहेगा, गद और पद दोनों में रहेगा। और बात करें इसमें है ना यज्ञ की विधि विधानों के बारे में बताया गया है, ठीक है। यज्ञ के जो विधि विधान होते हैं उसके बारे में वर्णन किया गया है यजुर्वेद में, ठीक है। तो ये चीज याद रख लियो। एक यजुर्वेद में है ना बलिदान विधि का भी वर्णन है, ठीक है। एक है बलिदान विधि, बलिदान विधि, बलिदान विधि का भी वर्णन किस में मिलता है, यजुर्वेद में मिलता है। और गद और पद दोनों में रहेगा। और यज्ञ के जो विधि विधान होते हैं ना उनके बारे में वर्णन किया गया है यजुर्वेद में, ठीक है। उसके बाद देखो एक याद रखियो कि सामवेद, सामवेद, साम का अर्थ होता है गान। तो ये याद रखियो संगीत की उत्पत्ति तो कौन से वेद से हुई है, सामवेद से हुई है, ठीक है। संगीत की उत्पत्ति कौन से वेद से हुई है, सामवेद से हुई है, ठीक है। ये चीज याद रख लियो। और ये बात करें इसका संकलन है वो ऋग्वेद पर आधारित है, ठीक है। इसका संकलन किस पर आधारित है, ऋग्वेद पर आधारित है, ठीक है, सामवेद का। उसके बाद आता है एक अर्थवेद, ठीक है। सबसे जो बाद का वेद है वो आता है अर्थवेद, ठीक है। वो कौन सा आता है, अर्थवेद। तो ये याद रख लियो, अर्थवेद है ना, अर्थवेद। अर्थवेद में जैसे ऐसे चीज आती है जैसे भूत प्रेत हो गया, जादू टोना हो गया, ठीक है, वैश्वीकरण हो गया, ये कौन से में आता है, अर्थवेद में आता है, ठीक है। तो ये चीज याद रख लियो। जो अर्थवेद में है ना 731 मंत्र रहेंगे, 731 तो मंत्र रहेंगे, ठीक है। और 6000 पद रहेंगे। और कुछ है ना कुछ मंत्र जो ऋग्वेद से भी पहले के हैं वो अर्थवेद में मिलते हैं, ठीक है। ऋग्वेद से भी जो प्राचीनतम है वो है ना अर्थवेद में मिलते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या रहेंगे, जैसे भूत प्रेत हो गया, ठीक है, भूत प्रेत हो गया, जादू टोना हो गया, वैश्वीकरण हो गया, ठीक है, जो राजा का चुनाव हो गया। तो इस प्रकार के है ना वो अर्थवेद में आते हैं, ठीक है। तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा हो गया, ऋग्वेद हो गया। सबसे बाद का वेद कौन सा हो गया, अर्थवेद हो गया, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है। और इसमें बात करें जैसे अंधविश्वास के बारे में इसी में आता है, अर्थवेद में आता है, ठीक है। और एक बात करें कि अर्थवेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा बताया गया है। अर्थवेद में ना एक है परीक्षित को कुरुओं का राजा बताया गया है, ठीक है। तो ये चीज भी याद रख लियो कि परीक्षित को कुरुओं का राजा किसमें बताया गया है, अर्थवेद में बताया गया है। और एक चीज ये याद रखियो कि यजुर्वेद है, यजुर्वेद के 2 भाग बटे थे। एक तो हो गया था शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद, और एक कृष्ण यजुर्वेद, यजुर्वेद 2 भागों में बट गया यजुर्वेद, ठीक है। तो ये चीज और याद रख लियो। एक तो है जो यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया, ठीक है। तो और ये भी याद रखें सबसे प्राचीन कौन सा रहेगा, ऋग्वेद रहेगा। और सबसे बाद में कौन सा रहेगा, अर्थवेद रहेगा, ठीक है। तो ये चीज और याद रख लियो। और एक चीज और याद रख लियो कि यजुर्वेद और सामवेद में कोई भी घटना के बारे में नहीं रहेगा इसमें, ठीक है। तो यजुर्वेद और सामवेद है, इसमें कोई भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना है ना उसका वर्णन नहीं मिलेगा यजुर्वेद और सामवेद में। ये लिख लियो, यजुर्वेद और सामवेद में कोई भी जो ऐतिहासिक घटना होती है उसका वर्णन नहीं मिलता है। कौन कौन से में, सामवेद में और यजुर्वेद में जितनी भी ऐतिहासिक घटना होती है ना उनका वर्णन नहीं मिलता है इन दोनों में, ठीक है। तो ये जो सब प्राचीन धर्म ग्रंथ है वो कौन सा रहेगा, वेद रहेगा। और वेद की बात करें रचना किसने की थी, तो ये भी लिख लियो कि वेद व्यास ने की थी, ठीक है। और 4 वेदों को क्या कहते हैं, संहिता कहा जाता है। 4 वेदों को क्या कहा जाता है, 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। संहिता क्या कहा जाता है, संहिता कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज याद करना। और बाकी आज की हमारी क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।